नमस्ते बच्चों। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th क्लास के एनसीईआरटी में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। ये चैप्टर 2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट इसको कह सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से आपको मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये आर्टिकल हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये है आर्टिकल 2.7। आप पेज नंबर 61 पर ढूंढ सकते हैं एनसीईआरटी में। तो इसको समझते हैं बच्चों, और इस पर किस तरह से सवाल बनते हैं। 3 तरह के सवाल इस पर एग्जाम में आया करते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। कंसिडर फर्स्ट द सिंपल केस ऑफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 विद पोजिशन वैक्टर R1 एंड R2 रिलेटिव टू सम ऑरिजिन। तो सिस्टम जो है चार्जेस का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं सिंपल केस जिसमें 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 जिनके पोजीशन वेक्टर R1 R2। लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन एक्सटर्नली इन बिल्डिंग अप दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो Q1 Q2 को R1 और R2 पर हमने जब अरेंज किया तो कितना वर्क करना पड़ा। दिस मीन्स दैट वी कंसिडर द चार्जेस Q1 एंड Q2 इनिशियली एट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमने रेफरेंस लिया था बच्चों, एंड डिटरमाइन द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी जो कि इनको लेकर आएगी टू ब्रिंग द चार्जेस टू द गिवन लोकेशन। सपोज फर्स्ट द चार्ज Q1 इज ब्रॉट, किसी को भी पहले ला सकते हो बच्चों, Q2 को पहले ला सकते हो, Q1 को पहले ला सकते हो। इन्फिनिटी से लेकर आए और हमने उसको लाकर रखा पॉइंट जिसका पोजिशन वैक्टर है R1। देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड जिसके अगेंस्ट कोई वर्क करना पड़े, यानी कोई वहाँ पर ना तो अट्रैक्शन का फोर्स है ना रिपल्शन का फोर्स है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1 इज 0, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। दिस चार्ज, अब ये जो आ गया है यहाँ पर, प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल इन स्पेस, अपने आसपास ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा गिवन बाय, जिसका एक्सप्रेशन हम जानते हैं। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, KQ/R फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं देन इट इज V1 इक्वल टू K की जगह 1/4πε0 Q1/R1P, यानी डिस्टेंस है पॉइंट P की चार्ज Q1 से, where R1P is the distance of a point P in space from location of Q1. From the definition of potential, work done in bringing charge Q2 from infinity to point R2, similarly मैं लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R12। कैसे? इतना तो पोटेंशियल है और वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो Q2 को लेकर आ रहे हैं तो Q2 को सिंपली इससे V1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q2 इंटू V1 दैट इज K, this is K, Q1 Q2 upon R12. This is the expression for potential energy of system having 2 charges only। 2 चार्ज हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। डायग्राम में आप देख सकते हैं Q1 Q2 को इतनी डिस्टेंस पे अरेंज करने में इतना वर्क हमें करना पड़ा जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। R12 is the distance between points 1 and 2. Since electrostatic force conservative होता है नेचर में, this work get stored in the form of potential energy of the system. Thus, the potential energy of a system of 2 charges Q1 and Q2 is U equal to K Q1 Q2 upon R। ये एक्सप्रेशन हमें मिला क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। वर्क अगर सिस्टम पर किया जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वर्क अगर सिस्टम करेगा तो उसकी एनर्जी घट जाएगी। ऑब्वियसली इफ Q2 was brought first to its present location and Q1 brought later, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। The potential energy U would be the same. More generally, the potential energy expression, equation 2.22, जो कि ये इक्वेशन है आपके सामने, is unaltered whatever way the charges are brought to the specified locations because of path independence of the work for electrostatic force, क्योंकि नेचर में कंजर्वेटिव है। इक्वेशन 2.22 is true for any sign of Q1 and Q2। अगर नेगेटिव होगा तो सिस्टम एनर्जी अपनी खर्च करेगा। इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, दोनों का साइन जो है सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो प्रोडक्ट हो गया ग्रेटर देन 0, पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। दिस इज
as expected, since for like charges Q1 Q2 greater than 0, electrostatic force is repulsive and a positive amount of work is needed to be done against this force to bring the charges from infinity to a finite distance apart. पर अगर अनलाइक चार्जेस होते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, तो Q1 Q2 लेस देन 0 होता. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव इन दैट केस. A positive amount of work is needed against this force to take the charges from the given location to infinity. In other words, a negative amount of work is needed for the reverse path. क्योंकि वो अपने आप नहीं जाएंगे, ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा. तो आने के लिए उन्होंने खुद वर्क किया है, खुद वर्क किया, एनर्जी कंज्यूम हुई है, सिस्टम की एनर्जी खर्च हो गई है फ्रॉम इन्फिनिटी टू द प्रेजेंट लोकेशन. सो द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव. तो ये बच्चों साइन कन्वेंशन है जो हम फॉलो करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कि अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव है. सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी घट रही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी नेगेटिव है. इक्वेशन 2.22d इज इजीली जनरलाइज फॉर ए सिस्टम ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस. हमें इंडिपेंडेंट रिलेशन खोजने होंगे उसके लिए. लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 है लोकेटेड R1 R2 R3. मान लीजिए Q1 को सबसे पहले लेकर आए, कोई वर्क नहीं करना पड़ा. फिर हम Q2 को लाए इन्फिनिटी से लोकेशन R2 पर, वर्क डन इतना हो गया. Q2 टाइम्स जो पोटेंशियल है R2 पर क्रिएट हो रहा है K Q1 Q2 बाय R, दोनों के बीच की डिस्टेंस R12. द चार्जेस Q1 Q2 दोनों मिलकर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे लोकेशन तीसरे चार्ज की जो है Q3 की लोकेशन पर. एट एनी पॉइंट P इज गिवन बाय, वो हमने निकाल लिया. तो वर्क डन नेक्स्ट इन ब्रिंगिंग Q3 को लाने में, ये Q1 और Q2 पहले से वहाँ पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे Q3 को. वो पोटेंशियल हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है. तो दोनों का प्रोडक्ट जो है इस तरह से, और ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर हमें मिल रहा है. अब हम ये देख रहे हैं इसको इस तरह से कि 3 इंडिपेंडेंट रिलेशन यहाँ पर है, Q1 Q2 Q2 Q3 एंड Q3 Q1, और तीनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसका जो सम आ रहा है Q1 Q2 बाय R1, Q1 Q3 बाय R13, Q2 Q3 बाय R23. ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की. तो ये तरीका लगाकर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की. अगेन बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इक्विवेलेंटली द पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क डन, द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर U is independent of the manner in which the configuration is assembled. पहले किसी को भी लाओ, बाद में किसी को भी लाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. The potential energy is characteristic of present state of configuration and not the way the state is achieved. जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पढ़ा था सिस्टम सराउंडिंग्स के लिए. तो पोटेंशियल एनर्जी करेक्टरिस्टिक है प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की, नॉट द वे द स्टेट इज अचीव्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों. 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD जिसकी साइड है D, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे. फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट. इसको बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में. चार्ज Q0 अब उसके बाद लेकर आते हैं ब्रॉड टू द सेंटर, यहाँ E पर लाकर रखते हैं. द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर्स, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस. तो बच्चों क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं. पहले तो सिस्टम ABCD को अरेंज करने में कितना वर्क करना पड़ा, देन E पर Q0 लाकर रख रहे हैं B पार्ट में, उसमें कितना वर्क करना पड़ा. जैसे जैसे सवाल पूछा गया वैसे वैसे जवाब हमें लिखना है. सिंस द वर्क डन डिपेंड्स ऑन फाइनल अरेंजमेंट, हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ देखें इंडिपेंडेंट रिलेशंस कितने हैं, बताइए कितने. तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, शुरू में AB BC CD DA बोलते 4 हैं. पर थोड़ा सा गौर करो, सबको समझ में आ जाएगा कि A का C के साथ भी एक रिलेशन बनेगा और B का D के साथ भी एक रिलेशन बनेगा. तो यहाँ पर 4 नहीं है बच्चों, इंडिपेंडेंट रिलेशन है 6. AB BC CD DA, उसके अलावा AC एंड BD. तो 6 टर्म्स आएंगे जिसमें से सिमेट्री की वजह से 4 टर्म्स आइडेंटिकल होंगी, एक जैसी, और जो 5वीं 6ठी होंगी वो अलग से एक जैसी होंगी. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्जेस प्लस Q2 A व्हेन नो चार्जेस प्रेजेंट, वो 0 हो गया. फिर -Q को लाए B पर लाकर रखा, वर्क डन निकाला हमने.
अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाएं, ये डायरेक्टली हम कर दें, डायरेक्टली कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा। ये इंटरेक्शन हो गया AC और BD का, तो टोटल वर्क डन के लिए हमने सबको जोड़ा और ये टोटल वर्क डन हमें मिल गया। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली अपने तरीके से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कंसेप्ट क्या है, तो देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये साइड D है तो BD जो है √2D है और AC भी √2D है, तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास स्क्वायर है, ये पॉइंट्स A यहाँ प्लस क्यू है, पॉइंट B है यहाँ पे माइनस क्यू है, C यहाँ फिर से प्लस क्यू है और D यहाँ पर माइनस क्यू है। ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये स्मॉल d दी हुई है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ, इट इज √2D। तो अब टोटल वर्क डन जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब भी मैं एक पेयर लेता हूँ AB BC CD DA में, तो एक Q एक माइनस Q आ रहा है हमेशा, तो मैं सीधे 4 टाइम्स करता हूँ कि Q माइनस Q का मतलब हुआ माइनस Q स्क्वायर, क्योंकि प्लस Q माइनस Q मल्टीप्लाई हुए तो बना माइनस Q स्क्वायर है, नेगेटिव टर्म आ रही है, अपॉन डिस्टेंस आ रही है मेरे पास D, प्लस AC और BD की बात करें तो दो ऐसे पेयर हैं 2 इंटू फिर से Q माइनस Q इज माइनस Q स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होने वाली है, अपॉन √2D। तो अब सीधा सीधा हम देख रहे हैं कितना आ गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर इज माइनस KQ स्क्वायर अपॉन D एंड रिमेनिंग इज 4 यहाँ पर बचता है, 2 यहाँ पर बचता है, एक्चुअल में √2 से 2 कैंसिल हो गया √2 टाइम्स, तो हमारे पास बचता है 4 प्लस √2। अब √2 की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.414, तो ये आ जाता है 1.414 और 4 मिलाकर 5.414 माइनस में KQ स्क्वायर अपॉन D। तो या तो ऐसे करें या फिर ये मेथड जो भी आपको आसान लगे, दोनों का रिजल्ट एक ही आने वाला है, सेम रिजल्ट, वही रिजल्ट है बच्चों, और नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम इज स्टेबल है, अपने आप ये चार्जेस वापस जाने वाले नहीं हैं, तो सिस्टम इज स्टेबल। The work done depends only on the arrangement of the charges and not how they are assembled। पहले किसी को भी लाओ बाद में किसी, by definition this is the total electrostatic energy of the charges। Students may try calculating same work energy by taking charges in any order। वो आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। B part, एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ेगा, necessary to bring charge Q0 to the point E। जब ये चारों ABCD यहाँ पे आ गए तो उनका जो पोटेंशियल होगा उन सब की वजह से वो ज़ीरो होने वाला है E पर, क्योंकि एक प्लस Q एक माइनस Q है, उसको हम Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट E इज क्लियरली जीरो। सिमेट्री है, सिंस पोटेंशियल ड्यू टू A and C is cancelled by that due to B and D, hence no work is required to bring any charge to point E। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इस सॉल्व एग्जाम्पल का, कि सेंटर पर Q0 को लाकर रखने में कोई वर्क हमें नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो है। तो इस कंसेप्ट को समझें। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी किसी सिंगल चार्ज की। अभी हमने देखा चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं KQ1 Q2 by R, और अगर किसी चार्ज को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखते हैं तो क्या होगा। इन सेक्शन 2.7 द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज स्पेसिफाइड, यानी चार्ज स्पेसिफाइड था,
The charges and their locations and the potential energy of the system of those charges was determined in this section. इसमें हम बात कर रहे हैं, we ask a related but a distinct question: what is the potential energy of a charge q in a given field? This question was in fact the starting point that led us to the notion of the electrostatic potential, जो कि हमने 2.1 2.2 में पढ़ा था. But here we address this question again to clarify in what way it is different from discussion in section 2.7. उसको समझते हैं. The main difference is that we are now concerned with the potential energy of a charge or charges in an external field. The external field E is not produced by the given charges whose potential energy we wish to calculate. उनकी वजह से नहीं है. E is produced by sources external to the given charges. जो हमें दिए हुए उनके अलावा कोई सोर्स है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है. एक्सटर्नल सोर्सेज में भी नोन हो सकता है, हमें पता हो, बट ऑफन दे आर अननोन, हमें नहीं पता होता है, खाली ई की वैल्यू दी जाती है हमको, और अनस्पेसिफाइड. व्हाट इज स्पेसिफाइड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई और द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्सेज. वी अज्यूम दैट द चार्ज क्यू डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सोर्सेज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये अजम्पशन लेकर हम चलते हैं कि जो चार्ज हम उस फील्ड में मान रहे हैं वो फील्ड को चेंज नहीं कर रहे हैं, फील्ड के कन्फिगरेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. दिस इज ट्रू इफ क्यू इज़ वेरी स्मॉल, तभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि टेस्ट चार्ज के केस में भी हमने कंसेप्ट लिया था. और द एक्सटर्नल सोर्सेज आर हेल्ड फिक्स्ड बाय अदर अनस्पेसिफाइड फोर्सेज. सही बात है. इवन इफ क्यू इज फाइनाइट, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज मे स्टिल बी इग्नोर्ड in the situation when very strong forces far away at infinity produce infinite field E in the region of interest. तो कुल मिलाकर हम ये मान के चल रहे हैं E अनचेंज रहेगा, E एब्सोल्यूट है. नोट अगेन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन चार्ज Q एंड लेटर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसी में रख सकते हैं इन द एक्सटर्नल फील्ड. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सोर्सेज प्रोड्यूसिंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको डे टू डे लाइफ से लिंक करो बच्चों, समझ में आ जाएगा. हर रूम की एक एनर्जी होती है. जैसे आपका स्टडी रूम या आपके घर में कोई कमरा, बच्चों उसकी एक सर्टेन एनर्जी है जो डिपेंड करती है कि उसमें जो सामान है वो किस तरह से अरेंज्ड है, कहाँ पर अलमारी रखी है, कहाँ टेबल रखी है, कहाँ कुर्सी रखी है, कहाँ बेड लगा हुआ है. या रसोई की बात करें तो उसमें कहाँ गैस चूल्हा है, कहाँ दाल का डब्बा है, कहाँ शक्कर का चाय पत्ती का डब्बा है. उसके हिसाब से उसकी एक एनर्जी है सर्टेन. तो इस एनर्जी को जब हम काउंट कर रहे हैं तो क्या हमने वो जो दीवारें बनाई गई कमरा खड़ा करने के लिए और मजदूरों ने काम किया, ईंटें पत्थर सब लगाकर उनको अरेंज किया, छत डाली गई, क्या उसकी एनर्जी की बात की हमने? अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप समझ गए होंगे. हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया गया यानी कमरे की दीवारें, उन सोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. हम बात कर रहे हैं उस कमरे में जो सामान अरेंज किया गया है उसकी वजह से वर्किंग में हमें जो ईज हो रही है, आसानी हो रही है, उसके हिसाब से उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है. जो आपने सुना होगा लोग बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, वो और कुछ नहीं होती बच्चों, ये यही अरेंजमेंट की एनर्जी होती है. दिवाली होली पर जब हम अरेंजमेंट चेंज करते हैं कई बार हमें सूदिंग लगता है क्योंकि अब वर्क करना आसान हो जाता है, कम एनर्जी खर्च होती है. जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का हो गया जैसे चाय पत्ती का डब्बा शक्कर के डब्बे के पास ही रख दिया है, तो शक्कर जब चाहिए तब चाय पत्ती भी चाहिए. या मान लीजिए वो एक ही डब्बा है जिसमें कॉमन ढक्कन है, तो साइमल्टेनियसली तो वर्किंग की ईज, आसानी बढ़ गई है अगर, तो हमें सूदिंग लगता है, अच्छा लगता है, तो हम बोलते हैं एनर्जी इज़ गुड. क्योंकि सिस्टम की एनर्जी जितनी कम हो जाएगी सिस्टम उतना ही हेल्दी फील करेगा. एनर्जी नेगेटिव होती है तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है. तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है. तो यहाँ हम कन्फिग्रेशन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो चार्ज या चार्ज का सिस्टम हमने अरेंज किया. दीवारों की बात नहीं कर रहे, उनको बनाने में जो वर्क लगा उसकी बात नहीं है. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द कोरस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल वी मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है, बदल सकते हैं दोनों. बाय डेफिनेशन किसी पॉइंट पी पर जो v होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किए हुए वर्क के बराबर होता है. नाउ वी कंटिन्यू टू टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो. हमने रेफरेंस वही इन्फिनिटी पर बना रखा है. दस वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट p इन द एक्सटर्नल फील्ड इज qv.
दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, क्यू की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इफ द पॉइंट पी हैज़ पोजिशन वेक्टर आर रिलेटेड टू सम ऑरिजिन, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्यू की कितनी हो गई, जैसे कि पहले भी हमने देखा था, चार्ज इनटू पोटेंशियल वर्क डन के बराबर। सो क्यू टाइम्स वी, वी जो कि फंक्शन है आर का, वी आर इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल एट द पॉइंट आर। दस, इफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उसमें किसी चार्ज को रखा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पहले जिस पॉइंट पर आप चार्ज को रख रहे हो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो निकालो और उस पोटेंशियल से उसको मल्टीप्लाई कर दो। इफ एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है विद चार्ज, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, उसको एक्सेलरेट किया हमने पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी 1 वोल्ट से, तो ये एनर्जी गेन करेगा Q इंटू डेल्टा वी 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इसको हम बोलते हैं, डिफाइन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, ये आपको तैयार करनी है। दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁹ जूल। The units based on electron volt are most commonly used in atomic, nuclear and particle physics। वहाँ हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं, अदरवाइज जूल यूज़ करते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर किलो आपने प्रीफिक्स लगा दिया छोटा k तो 10⁻³ हो गया, m लगा दिया बड़ा M तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल G लगा देंगे गीगा तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल T लगा देंगे टेरा तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रीफिक्सेस के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 11th में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया बच्चों, तो हमने 2 पॉइंट चार्जेस की बात की थी, K Q1 Q2 बाय R, उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। अब हम कह रहे हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट ईयर भी आया सवाल, कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनको रखा गया है, सिस्टम बना रहे दोनों, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जैसे किसी डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। What is the potential energy of a system of 2 charges Q1 and Q2 located at R1 and R2 respectively in an external field? First, we calculate the work done in bringing the charge Q1 from infinity to R1। उसमें कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन इन दिस स्टेप वो हो गया Q1 टाइम्स V, जो कि वहाँ पर पोटेंशियल है, जैसा अभी हमने सीखा था। इंडिविजुअल उस चार्ज का, हमने उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाली Q1 की। इसी तरह से Q2 के लिए सेम स्टेप करेंगे, वो हो गया Q2 इंटू V। टोटल जो है Q2 और Q1 की आपस में जो उनका इंटरेक्शन है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली K Q1 Q2 अपॉन R, वो आ गई। तो अब ये 3 जो टर्म आई है हमारे पास, इंडिविजुअल टर्म, तीनों का सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कन्फिग्रेशन, Q1 इंटू वी, Q2 इंटू वी प्लस Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं 2.5, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस, 7 माइक्रोकूलम है, -2 माइक्रोकूलम है, एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड, वहाँ फील्ड नहीं है, इन पोजिशंस पे उसको रखा है। और फिर आपसे पूछा हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। बच्चों जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही वर्क चाहिए होगा इनको सेपरेट करने के लिए। तो सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जो कि ये सी पार्ट दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन का सी पार्ट भी है। तो पहले ए और बी देख लेते हैं। ए हमने निकाला K Q1 Q2 बाय R, पोटेंशियल एनर्जी आई, वर्क डन निकाला U2 माइनस U1, तो एक तो रेफरेंस पर हमने 0 मान के चल रहे तो 0.7 जूल आ गई U2 माइनस U1, क्योंकि शुरू में इन्फिनिटी पर थे तो वर्क डन किसके बराबर हो गया। वापस से देखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। बच्चों यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अभी नहीं है, ठीक है, जो हमने पहला आर्टिकल पढ़ा था, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो सीधे K Q1 Q2 बाय R हमने फॉर्मूला लगाया। फिर पूछे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जितना वर्क अरेंज करने में करना पड़ा उसका अपोजिट, यानी ये नेगेटिव में हुआ, सिस्टम स्टेबल है तो अभी अपने आप तो चार्ज दूर जाएंगे नहीं, अपने आप नहीं जाएंगे, तो ले जाने में एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव होगा, उतना ही 0.7 जूल। अब जो सी पार्ट है उसको उस पर गौर करें। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस, अभी उसको रख दिया आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फील्ड कैसा है, E = A टाइम्स 1/R², जहाँ पर A कोई कांस्टेंट है, 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन बी, वो कितनी होगी वो बताना। तो बच्चों पहले इस E से आपको V निकालना पड़ेगा,
तो हम कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी। तो V निकालने के लिए क्या करना होता है, E को R से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो A/R² है, या जो ये A है एक्चुअल में, तो R से मल्टीप्लाई कर देंगे। R कितना है, डिस्टेंस हमें पता है 0.09, तो एक R कट गया, एक R रह गया, तो A टाइम्स ये VR1 की वैल्यू है, VR1 की वैल्यू E इंटू R, यानी ये जो 1/R² था, एक R कटने से सिर्फ एक R रह गया, इसलिए यहाँ पे R का स्क्वायर नहीं किया। तो ये इंडिविजुअल Q1 और Q2 के लिए हमने निकाला। फिर इनकी आपस में इंटरेक्शन की, Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R, ये तीसरी टर्म आ गई। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों का सम निकाला हमने। तीसरी टर्म हमें पहले पता ही, कैलकुलेट किया था हमने, K Q1 Q2 बाई R माइनस 0.7 जूल था, पार्ट ए में हमने कैलकुलेट किया था। तो ये सारी एनर्जी जोड़ने पर हमारे पास आती है 49.3 जूल। दिस इज़ द वे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। डाइपोल अभी इसके बाद पढ़ेंगे हम। डाइपोल में क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अरेंज किया जाता है स्मॉल डिस्टेंस पर। तो कंसिडर कीजिए कोई डाइपोल है, चार्ज Q1 है प्लस Q, Q2 है माइनस Q, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही, जैसे कि दिखाया है। तो टॉ जो है P क्रॉस E के बराबर होता है, ये हमको पता है। इस डाइपोल को यहाँ अरेंज करने में पोजीशन थीटा पर, एंगल थीटा पर जो वर्क करना पड़ा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो हम डाइपोल को लाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, फिर घुमा रहे हैं, तो दोनों वर्क का जो सम होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब इसको कई तरीके से किया जा सकता है, उनमें से एक तरीका यह है। दूसरा तरीका आप देखेंगे, जब मैं क्लासरूम में बोर्ड पे पढ़ा रहा था, तो वो जो लेक्चर बनाए थे प्रीवियस ईयर्स में, वो इक्वली वैलिड है यहाँ पर। तो वो डेरिवेशन का मेथड अगर आपको आसान लगता है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दिस वर्क स्टोर्ड, जो कि माइनस P.E के बराबर आ जाएगा जब हम रेफरेंस लेंगे θ0 इक्वल टू π/2। ये बात है यहाँ समझने की कि ये θ0 को π/2 हमने कैसे लिया, क्यों लिया। नेचुरल चॉइस इज टू टेक θ0 π/2। बाकी ये वर्क डन एंगल θ1 से θ0 से θ1 तक घुमाने में है, PE cos θ0 माइनस cos θ1। शुरू में θ0 यानी अलाइन था डाइपोल, और θ1 जो है वो थीटा के बराबर। तो ये हमने बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना सीखा। दिस एक्सप्रेशन कैन अल्टरनेटली बी अंडरस्टूड। जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा था उससे भी हम निकाल सकते हैं। एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों चार्ज के आपस में इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, उनका सम जो है वो भी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस P.E यानी माइनस PE cos थीटा, इसके बराबर आ जाएगा। बच्चों एग्जाम्पल 2.6 देखते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल है, वन ऑफ इट्स टाइप। A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment। ये टर्म पे गौर कीजिए, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वाटर के लिए भी हम कहते हैं कि परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। यही कारण है कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल K 80, इट इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है। इसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया 10⁻⁻29 कूलम मीटर, डाइपोल मोमेंट हो गया। ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, बच्चों केमिस्ट्री का कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट लग गया जो 11 में आपने सीखा, इज पोलराइज्ड। इस सब्सटेंस का एक मोल लेकर हमने उसको पोलराइज कर दिया। पोलराइज यानी पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट हो जाना, सेपरेट कर देना, तो पोलराइजेशन बोलते हैं इसको। और एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, पोलराइज करने के लिए क्या लगाना पड़ा, फील्ड लगाना पड़ा, तभी ये सेपरेट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल्स। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, पहले तो हमने अरेंज किया, पोलराइजेशन हुआ, अब जो है फील्ड की डायरेक्शन अचानक से हम बदल देते 60 डिग्री से, तो उससे क्या होगा, उसके इंटरेक्शन का इफेक्ट यह होगा कि यहाँ पर हीट रिलीज होगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रिलीज हो जाएगी डाइपोल्स को फिर से अलाइन करने में अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल।
एक्चुअल में पोलराइजेशन कभी भी 100% नहीं होता, जैसे पोलराइजेशन वैसे मैग्नेटाइजेशन वो भी 100% नहीं होता, 75 to 80% एट द मोस्ट होता है, यानी सारे के सारे डाइपोल अलाइन नहीं होते, किनारे वाले बच जाते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल 10⁻⁻29 कूलम मीटर। एक मोल में कितने हैं? 6 × 10⁻23 एवोगाद्रो नंबर। तो टोटल डाइपोल मोमेंट हमने निकाला, पी से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, 6 × 10⁻23 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ये आ गया टोटल डाइपोल मोमेंट 6 × 10⁻⁶ कूलम मीटर। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? -PE cos थीटा थी, जो फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी को लगाया हमने, पी की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, ई की वैल्यू 10⁻⁶ से अलाइन था cos 0 डिग्री, तो -6 जूल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब थीटा 60 डिग्री है, फिर से हमने फॉर्मूला लगाया -PE cos थीटा, cos 60 होता है हाफ, तो एनर्जी रह गई आधी -3 जूल। बच्चों बिना कैलकुलेशन के भी इसको किया जा सकता था, कंपटीशन में अगर ऐसा सवाल आए तो आपको लिखकर कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे देख रहे हैं कि जो चेंज आ रहा है वो किसका आ रहा है? cos थीटा का आ रहा है। cos थीटा जो है कितना है? पहले एक था cos 0, अब हो गया आधा, बाकी सब तो सेम है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सीधे सीधे हमें जवाब मिल रहा है, आधी रह जाएगी बच्चों, -3 जूल -6 जूल, फाइनल माइनस इनिशियल हम करते हैं 3 जूल। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ज़्यादा थी इनिशियली, बाद में नेगेटिव में कम हो गई। सो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज जो है वो 3 जूल का हुआ, दिस मस्ट बी द एनर्जी रिलीज्ड। बच्चों ये गेन हो रहा है उसको सिस्टम को, अब वो अपने पास तो रखेगा नहीं, तो ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी आ गई वो रिलीज कर देगा वो, तो इसलिए उसको यहाँ पर लॉस की तरह ट्रीट किया गया। देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस मस्ट बी द एनर्जी रिलीज बाय द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हुई, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी सिस्टम से। सो ये हमने समझा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, 3 तरह के सवाल बनते हैं। जैसे जो ये सवाल अभी हमने देखा, आपसे पूछेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, हमने निकाल ली। सेकेंड टाइप आपसे पूछेंगे बताओ ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, तो एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो हमारा जवाब होगा सिस्टम इज स्टेबल, अपने आप ये चार्जेस दूर नहीं जाने वाले हैं। तीसरी तरह का सवाल आपसे पूछेंगे कि अगर इन चार्जेस को रीअरेंज कर दिया जाए, यानी मान लीजिए अभी तो साइड डी थी, अब हम क्या करते हैं, जो साइड है वो अगर 2D कर दें, यानी बड़े स्क्वायर के वर्टिसेस पे अरेंज कर दें, तो फ़र्क कहाँ आने वाला है बच्चों? सिर्फ यहाँ पे आने वाला है। ये डी की जगह क्या हो जाएगा? 2D, बाकी सब तो सेम है। तो अगर ऐसा कर दें तो आपसे पूछते हैं बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से वर्क डन निकालने के लिए हम करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आधी रह जाएगी इससे, तो यही आंसर होगा, पॉजिटिव में होगा। तो बच्चों ये 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इतना काफ़ी है इस लेक्चर के लिए, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।